नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो ऑफलाइन टेस्ट शुरू किया गया है, उसका हम लोग टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट नंबर 1 है, इसका डिस्कशन करेंगे और ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और ये टेस्ट सीरीज जो है ऑफलाइन पूरा आपका दिसंबर माह तक यानी कि पूरे 1 महीना चलेगा और सभी टेस्ट आपको हम इस चैनल पर करवा देंगे और शानदार तरीके से। और उसके बाद क्या है, दिसंबर के बाद फिर आपका करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आपको करंट अफेयर का टेस्ट चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आगाज हो चुका है, शानदार डिस्कशन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और इस तरह से तैयारी करेंगे, इस तरह से इसका डिस्कशन करेंगे ताकि जीके जीएस और करंट अफेयर आपका पूरा शानदार हो जाए। ठीक है, तो उस तरह से आपको सेट लगाना है। ठीक है, सेट लगाने का मतलब ये होता है कि आपके सिलेबस और जो पैटर्न के अनुसार तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और जो कि पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो सभी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, सिर्फ इस सेट का ही डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि मतलब कि सिर्फ इसका आंसर नहीं जानेंगे, बल्कि साथ में सारे चीज़ों को कंप्लीट तरीके से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी तैयारी बेहतर शानदार हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग टेस्ट लगाए होंगे तो आप लोग साथ में मिला लीजिएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कितना आपका मार्क्स आ रहा है वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने तिब्बत के पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हाल ही में किस देश ने तिब्बत के पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चीन है ना। चीन में क्या है, दुनिया के सबसे बड़ा बांध को बनाने की घोषणा किया गया चीन में। ठीक है, अब चीन से क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है सभी यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए चीन से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा, देखिए आप बिहार का कोई भी एग्जाम हो, राजधानी और मुद्रा का नाम पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो पहले चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग हो गया। मुद्रा का नाम क्या है? युआन या तो रेनमिनबी है ना। युआन रहेगा या तो ऑप्शन में कहेगा रेनमिनबी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, चीन की मुद्रा का नाम है। चीन की आधिकारिक भाषा पूछा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय भाषा इसका क्या है? तो वो है मंदारिन। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन कि मंदारिन किस देश की राष्ट्रीय भाषा है? तो चीन की ये राष्ट्रीय भाषा है, याद रखना है। ठीक है, करंट अफेयर में चीन से क्या याद रखना है आपको? एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन का जो है इसका सम्मेलन जो है एससीओ, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जो है 2025 में ये कहां पर हुआ है? तो चीन के ही तियानजिन शहर में हुआ था। कहां? चीन के तियानजिन, याद रखना है तियानजिन। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, सभी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कई क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, मजा आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो तियानजिन शहर में क्या है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ, तियानजिन में हुआ। ठीक है, बात करेंगे भूटान की, तो भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल्ट्रम है ना। कई बार पूछा गया है, बार बार ये रिपीट होता है, ध्यान रखना है। नगुल्ट्रम जो है भूटान की मुद्रा का नाम है, नगुल्ट्रम। अब भूटान की अगर पूछे राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो वो है जोंगखा। क्या है? भूटान की राष्ट्रीय भाषा जो है जोंगखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रही बात म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नाए पीडा है। कहाँ है? नाए पीडा है ना। नई पैडा या तो कई कई बार नई पैताब दे देता है, तो नाए पीडा ये म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार का की मुद्रा का नाम क्या है? कयात। म्यांमार की मुद्रा का नाम पूछे तो आंसर क्या होगा? कयात होगा। ठीक है, और म्यांमार की भाषा क्या है? बर्मी है। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गया, मुद्रा का नाम क्या है? टका है, और इसकी आधिकारिक भाषा यानी राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो बंगाली है। ठीक है, याद रखना है। म्यांमार से एक चीज जो कि चर्चे में रहा था, याद रखना है, सीतबे बंदरगाह पूछा जाएगा आपसे कि सीतबे बंदरगाह किस देश में है? तो म्यांमार में है, याद रखना है। बांग्लादेश से क्या याद रखना है? बांग्लादेश के बाद साथ जो सैन्य अभ्यास है भारत का कौन सा है? देखिए सैन्य अभ्यास से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, बोंगो सागर सैन्य अभ्यास किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। संप्रीति सैन्य अभ्यास किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। दोनों नाम से याद रहेगा, बोंगो सागर बांग्लादेश है ना। संप्रीति, संप्रीति को रिलेट करेंगे क्या? संपत्ति से ना, बांग्ला एक संपत्ति है, तो बांग्ला संप्रीति क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक हैंडीकैप कैम रिकॉर्डर 44,000 रुपये में 10% लाभ पर बेचा जा गया है, इसे 42,000 रुपये में बेचे जाने पर क्या लाभ होगा? ठीक है, तो मैथ क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन सभी बनाना है ताकि सभी मार्क्स आपको दिए जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 44,000 क्या बोला? 44,000 में 10% लाभ पर बेचा गया था, यानी कि जो 44,000 विक्रय मूल्य है ये 10% लाभ पर है। ठीक है, अब बोला क्या कि 42,000 रुपये में बेचे जाने पर लाभ क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम क्रय मूल्य यहाँ से पता प्राप्त कर लेते हैं, ताकि विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है तो लाभ या हानि क्या होगा पता कर लेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य आपका यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 44,000। 44,000 जो दिया हुआ है ये है क्या?
10% लाभ पर बेचा गया था। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो 10% जो लाभ है ना, इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। होल वैल्यू क्या होता है? 10% का लाभ बोला तो 10 बटे क्या प्रतिशत है, तो बटे में 100 करेंगे, है ना? समझ में आ रहा है? देखिए 10 बटे 100 करेंगे। होल वैल्यू कैसे बोलते हैं हम लोग? जैसे एक शून्य से एक शून्य कट गया, होल वैल्यू लाभ हो गया है, तो ये 10 को इसमें जोड़ देते हैं, 11, 11 बटे 10 हो गया इसका होल वैल्यू, ठीक है? तो इसका उल्टा गुना करेंगे, क्योंकि पीछे जाना है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में जाना है, तो पीछे जाना है तो उल्टा गुना करेंगे, ठीक है? इसी तरह क्या, क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य में जाते हैं तो सीधा गुना करते हैं। तो अभी क्या है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाना है, तो 11 बटे 10 जिसका होल वैल्यू है, तो 10 बटे 11 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है? इसका क्रय मूल्य निकल गया। 11 से इसको काट दे, 11 चौक 44, तो 4 पर यहाँ 3 शून्य ये है और 1 शून्य ये हो जाएगा, 4 पर 4 शून्य हो गया, यानी कि 40,000 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा। क्या हो गया? 40,000 है आपका क्रय मूल्य। आप पूछा क्या, 42,000 में बेचेंगे तो लाभ क्या होगा? तो 2,000 रुपये लाभ हो रहा है ना, 40 क्रय मूल्य है और 42 में बेच रहे हैं, तो 2,000 रुपया आपका लाभ हो रहा है। कितना पर? 40,000 पर, है ना? और गुना में 100 कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 3 शून्य से ये 3 शून्य गया। और अब क्या करिए, 2 से इसको काटिए 20 बार में, और 20 से ये कटिए 5 बार में, 20 पंचे 100, ठीक है? तो ये 5% आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? समझ गए होंगे, 5% आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्मी इकाई है, तो फर्मी किसकी इकाई है? तो फर्मी है दूरी की इकाई है, ठीक है? और इस दूरी की इकाई कौन कौन सा है याद रखना है। पूछेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो है पारसेक, ठीक है? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान ये किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। आंसर क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, है ना? और बात करेंगे क्या, आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वो है क्या है? डबलिन, है ना? आयरलैंड की राजधानी पूछे तो डबलिन हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी मालूम है? लंदन है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, करेक्ट आंसर है, ठीक है? अच्छा, इसका जो पीडीएफ जिसके पास नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेना, इसका जो कि टेलीग्राम का लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया, वहां पर आप टेलीग्राम पे उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, और सभी पीडीएफ जितना भी है सभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम पे ही शेयर कर देंगे पीडीएफ, जिसको भी नहीं मिलेगा कमेंट करिएगा, आपको है ना आपको पर्सनली मतलब कि टेलीग्राम पे कहाँ है नहीं है सब आपको लिंक बता देंगे, आपको टेलीग्राम पे सारा आपको पीडीएफ ये सब मिल जाएगा, ठीक है? जितने भी टेस्ट होगा सभी टेस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन क्या आता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पश्चिमी घाट काफी महत्वपूर्ण है, मालूम है? यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पश्चिमी घाट को ही ने क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट है कहाँ? देखिए, अगर भारत का मैप देखेंगे तो ये जो है पश्चिमी घाट कहलाता है, ठीक है? और ये राइट साइड जो है ये पूर्वी घाट कहलाता है, ठीक है? ये वाला, और ये दोनों का मिलन बिंदु कहाँ होता है? नीलगिरी पठार पर होता है, नीलगिरी पर्वत पर, है ना? तो यहाँ से पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो नीलगिरी पर्वत है, याद रखना है, ठीक है? रही बात पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोला जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनामुड़ी है, याद रखना। एक एक पॉइंट जो हम बताएंगे सभी कतई जहर प्रश्न रहेगा, याद रखना है, ठीक है? अनामुड़ी है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो गया। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो पूर्वी घाट का हो जाएगा जिंदागढ़ा। क्या? जिंदागढ़ा, है ना? जिंदागढ़ा, ये हो जाएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, ठीक है? तो ये याद रखना है, ठीक है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ हो गया, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाता है? दोदा बेटा हो जाता है, ठीक है? तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब पश्चिमी घाट क्या मालूम? पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है, याद रखना है। एनी बिसेंट सितंबर 1916 के मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की है। इन्होंने अपने लीग का सचिव किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या? जॉर्ज अरुंडेल, है ना? और जॉर्ज अरुंडेल करेक्ट आंसर है, ठीक है? देखिए इसका पीडीएफ में थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना? क्योंकि पीडीएफ ऐसा ही मेरे पास आया है, ठीक है? इसलिए आप लोग क्वालिटी थोड़ा बढ़ाकर इसको मैनेज करिएगा, फिर दूसरा पीडीएफ इसका ठीक रहेगा, ठीक है? एनी बिसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया। इन्होंने अपने लीग का सचिव किसे नियुक्त किया था? तो जॉर्ज अरुंडेल को किया था। ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ ए हो गया, ठीक है? जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है? आप देखिए एनी बिसेंट की बात है और होम रूल लीग की बात है। होम रूल लीग की स्थापना अगर पूछे कि अप्रैल 1916 में किसने किया था, तो बेलगांव पुणे में
जो कि महाराष्ट्र में है, 1916 में, अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना सबसे पहले किसने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब, अप्रैल 1916 में। फिर क्या है, सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना किसने, एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो पहले किसने, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में किया था महाराष्ट्र में। अगर डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा, महाराष्ट्र में पुणे में होम रूल की स्थापना किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। अब मद्रास में किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थे। ठीक है, जो कि 1916 के कोलकाता 16 है ना, 1916 नहीं बल्कि 1917 है ना, 1917 के कोलकाता अधिवेशन में ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको एनी बेसेंट के बारे में। ठीक है, हालांकि पहली भारतीय महिला पूछे तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ये एनी बेसेंट से पूछा जाता है पत्रिका और पुस्तक न्यू इंडिया है ना, पूछेगा न्यू इंडिया के लेखक कौन है मालूम, तो न्यू इंडिया के लेखक कौन है, एनी बेसेंट है। और एक है क्या नाम है उसका, कॉमनवेल्थ है ना, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम के समाचार पत्र भी चलाया था किसने, एनी बेसेंट ने चलाया था। ये सब याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो देखिए इसमें जनता के पास नगद जमा ये M3 में शामिल होता है, बैंकों की मांग जमा ये शामिल होता है, बैंकों की शाब्दिक जमा ये भी शामिल होता है, ये डाक खानों की मांग जमा जो ये शामिल नहीं होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, वर्ष 2025 के लिए क्या थीम है, तो 2025 के लिए जो है प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आजकल क्या होता है देखिए, ज्यादातर प्रश्न जो है करंट अफेयर से रिलेटेड आता है। ठीक है, यानी कि अगर स्टैटिक जीके पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा, तो ज्यादातर क्वेश्चन है जो करंट से जुड़ा रहेगा, चाहे घटना वो पहले का क्यों ना हो। जैसे अभी अगर देखा जाए, देखिए अभी क्या हुआ, सिंधु समझौता कब हुआ था मालूम, 1960 में हुआ था। अब ग्रुप डी में अभी पूछा गया था सिंधु समझौता, करंट अफेयर की ही दृष्टि से पूछा गया। ठीक है, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम जो चल रहा है, करंट अफेयर और साइंस का प्रश्न सभी पूछा जा रहा है, जीके एक भी नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन 1960 का दशक वाला सिंधु समझौता वाला पूछ लिया था, क्यों, क्योंकि अभी जब पहलगाम हमला हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, भारत ने सिंधु समझौता को क्या किया था, पानी ये वाला बंद कर दिया था, तो सिंधु समझौता क्या चर्चे में रहा था। तो जो चीजें चर्चे में हो जाती है वो क्या करंट से रिलेटेड आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजें देख लेंगे, तो ये सब याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को ही 1915 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ये सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। याद रखना है, पूछेगा प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे, तो त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति थे कार्ला कंगालू है ना, तो याद रखना कंगालू से ना, कार्ला कंगालू थे। त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति हैं कार्ला कंगालू। ठीक है, याद रख लेना इसको, कार्ला कंगालू। ठीक है, कार्ला कंगालू ये आपको टोबैको और त्रिनिदाद के राष्ट्रपति हैं कार्ला कंगालू, जो कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपको, कहां पर हुआ था ये याद रखना आपको, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025। ठीक है, ये इतने सारे चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, तो महिला आंचल किसका है, ये फणीश्वर नाथ रेणु का ये। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो अपने बिहार में अररिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था अररिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है तो इसको भी बना लेंगे, क्योंकि देखिए एक एक मार्क्स से महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो हर चीज को ध्यान रखना है। 0.5 मार्क्स से भी क्या होता है, मेरिट लिस्ट में बच्चे लोग छंट जाते हैं, इसलिए एक एक चीज को ध्यान रखना है। और थोड़ा शॉर्ट भी बनाना जान जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में क्या होता है, फायदा होता है ना, जीके जीएस में आपको बनाने में मदद मिल जाता है, जब आप मैथ रीजनिंग जो भी हो बना लेते हैं सही समय पर। ठीक है, अब जैसे इसको बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल इसको बनाना है क्या, देखिए a के बराबर यहाँ पर 7 है। ठीक है, b का बराबर क्या है, यहाँ b का मान मानेंगे 5 है ना, तो a की जगह यहाँ पर बैठाइए क्या 7, तो 7 5 35, अब b की जगह बैठाएंगे क्या 5, यानी कि 4 5 20, 35 और 20 कितना हो गया, 55 हो गया ऊपर। ठीक है, 55 हो गया ऊपर, वही चीज तो नीचे भी है, यहाँ के माइनस है, यानी कि 55 ये है, और ये कितना है, ये कितना था 35, 35 ये है, और ये 20 है, दोनों जोड़े थे तो आया था 55। अब 35 में 20 घटा देंगे तो कितना होगा 15 है ना। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये कितना से कटेगा, 5 से कटेगा 11 बार में, ये 5 से कटेगा 3 बार में, तो आंसर क्या है 11/3, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है, तो ये किसने कहा था, तो अपने पहले प्रधानमंत्री जो है
कौन ने? जवाहरलाल नेहरू, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे अगर, तो यहाँ से कई प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो ये ध्यान रखना है आपको, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले को रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है, पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, भारत एक खोज, पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 1900, तो देखिए पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था मालूम? 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उसे आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था संविधान सभा में, वो किसने पेश किया था? तो याद रखना है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, याद रखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 12। जनवरी 2025 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? ये प्रयागराज में किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? प्रयागराज हो गया, ठीक है। प्रयागराज से अगर कुछ चीजें ध्यान रखना है तो देखिए, यहीं से रिलेटेड आपको करंट अफेयर क्वेश्चन याद रखना है। 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार, है ना, किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखना है। जब प्रयागराज यानी कि बात करें क्या, इलाहाबाद, ये तो प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। इससे एक अभिलेख आता है, वो कौन सा मालूम? वो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित हो जाता है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 13 में कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, है ना, ये है, तो ये क्या है? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है, ये क्या? निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी? भूमि की माप के लिए अपने पैर की छाप दिया था, ये कौन था शख्स? ये था राजराज प्रथम, है ना, राजराज प्रथम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब राजराज प्रथम से इससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा मालूम? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर जो कि कहाँ? तमिलनाडु के तंजावुर में मिलेगा आपको। और ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये राजराज प्रथम ने करवाया था, इसलिए बृहदेश्वर मंदिर का नाम इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है ना, बृहदेश्वर मंदिर का, ठीक है। तो राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखना है ना, चोल शासक था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अयस्क से मिले गेंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अयस्क में मिले गेंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे फ्लक्स कहा जाता है। क्या? फ्लक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 6.3% से 6.8% इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर आपको याद रखना एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कि बोलेगा कि जो बजट 2025-26 के अनुसार किस मंत्रालय पर सबसे ज्यादा राशि आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय पर किया गया, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कपूर में वायु का विलयन किसका उदाहरण है? कपूर में वायु का विलयन जो है ये ठोस में गैस का विलयन है, ठीक है, ठोस में गैस का विलयन है। यहीं पर कपूर से पूछा जाता है क्या? ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है ना, ऊर्ध्वपातन की क्रियाएं जो होती है किसमें? कपूर में होता है, नेफ्थलीन में होता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन किसे बोलेंगे? जब कोई ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और इसका ठीक उल्टा यानी कि गैस से सीधे ठोस में बदलेगा तो वो निक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलांग सोसिया ये क्या है? तो अलांग सोसिया ये है क्या? तो ये जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। क्या? जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है ये अलांग सोसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्धि का मार्ग और थीम के साथ कहां पर भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? मुंबई में किया गया है, याद रखना क्या? मुंबई में, ठीक है। मुंबई से क्या क्या याद रखना है? देखिए एक चीज तो ये हो गया कि विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्धि का मार्ग थीम के साथ कहां पर भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन हुआ है? तो मुंबई में हुआ। बेब्स सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? बेब्स इंडिया का आयोजन ये कहाँ हुआ था? बेब्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रही बात क्या विकसित भारत यहाँ 2047 है, तो यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान नहीं रखिए कंफ्यूजन होगा। पूछेगा क्या मालूम? विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है भारत का? तो 2047 तक है, याद रखना, ठीक है। जैसे मलेरिया मुक्त करने का भारत का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है ना। एड्स समाप्त करने का भी लक्ष्य 2030 तक है। और अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य भारत का कब तक है? 2035 तक है। अंतरिक्ष में मानव दल भेजने का भारत का लक्ष्य कब तक है?
2040 तक है। और विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का भारत का लक्ष्य कब तक है? तो 2070 तक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्ली किस प्रकार की उपभोक्ता का उदाहरण है? तो बिल्ली किस प्रकार का है? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है बिल्ली। ठीक है। अच्छा, इस टाइप के यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो खाद्य श्रृंखला में होता है, ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है? तो 10% स्थानांतरण होता है। ठीक है। और ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिंडमैन ने दिया था। ठीक है। इस तरह लिंडमैन जैसा एक और नाम मिलेगा क्या आपको? न्यूलैंड है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। न्यूलैंड कौन है? तो अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था? तो अल मसूदी भारत आया था इंद्र तृतीय के समय। किसके समय? इंद्र तृतीय के समय आया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीरा की संरचना कैसी होती है? तो हीरा की संरचना होता है समचतुष्फलकीय होता है। कैसा? समचतुष्फलकीय हीरा की संरचना होता है। हीरा किसका अप्रूप है मालूम? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, ये सब कार्बन का अप्रूप है। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? और हीरे का उत्पादक राज्य कौन सा मालूम? मध्य प्रदेश। ठीक है। पर्वतीय मृदा के संदर्भ में कौन सा जो संदर्भ में विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए, इसमें बात करेंगे आप। पहला क्या है? इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, तो ये बात सही है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? पहला जो है यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की पानी की कमी होती है। फिर क्या है? यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है, तो ये वाला गलत है ना। केवल यहाँ पर एक सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। मिट्टी के बारे में आपको अक्सर बता देते हैं। ठीक है। मिट्टी जो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। और कपास की खेती के लिए कौन सा काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चाय और कॉफी के लिए लेटराइट मिट्टी, काजू की खेती के लिए लाल लेटराइट मिट्टी, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है। ये सब आपको रिवीजन करवाते रहेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? 23 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इससे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या बोला? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या? तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 24 का बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका हुआ था 1957 में हुआ था। याद रखना है। ठीक है। देखिए, ईस्वी वाला जब भी प्रश्न आएगा तो आपको क्या हम बताते हैं, ईस्वी वाला जब भी आए तो उससे रिलेटेड जो भी आपको याद हो या तो याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ और इसमें जरूर ऐड करिए। ठीक है। तो क्या होगा? ईस्वी वाला कई प्रश्न आता है, आपको कंफ्यूजन भी होता है, भूल भी जाते हैं। ठीक है। इसलिए ईस्वी वाला जो चीजें रहेगा और भी कोई घटना होगा जोड़ लेंगे ना, तो दोनों चीजें याद रहेगा ना, आसानी से याद भी रहेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो 1957 से यहाँ एक चीज जोड़ेंगे, क्या मालूम? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। और अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग का गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। ध्यान रखना है। ठीक है। 1950 की बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1950 में। 1954 में क्या हुआ था? पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे तो पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये किस राज्य में है? पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये किस राज्य में है? तो ये मिलेगा कहाँ? सिक्किम में मिलेगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? सिक्किम हो गया है ना। तो पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ध्यान रखना है करेंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन आएगा, ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम से क्या रखना है? भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? याद है ना? भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम में है। ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम में है। ठीक है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक यानी कि कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है? तो कैपिटल जी का मात्रक होता क्या है ये तो हम बता देंगे, लेकिन क्या है ये निकलता कैसे, ध्यान कैसे रहेगा, याद हमेशा कैसे रहेगा? तो देखिए एक चीज़ है ना, तो यहाँ से देखिए मात्रक भी पूछा जाता है, फॉर्मूला भी पूछा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें मालूम। कैपिटल जी बराबर होता क्या है? तो कैपिटल जी बराबर इससे पहले क्या निकालेंगे मालूम? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में बल बराबर क्या होता है कि जी है ना, कैपिटल जी और क्या होता है दोनों द्रव्यमान का गुणनफल होता है m1 इंटू m2, और बटे में क्या होता है दोनों के बीच के दूरी यानी कि त्रिज्या का वर्ग होता है ना, ये f बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा किसका है? जी का पूछा है। ठीक है। तो जी बराबर यहाँ से निकालेंगे, तो जी निकालेंगे तो ये क्या होगा? आर इधर आ जाएगा। तो देखिए जी के निकालना है ना, तो आर इधर आएगा
तो क्या करेंगे, एफ आर स्क्वायर इंटू होगा ना, ठीक है। अब बटे में ये इधर कर देना है तो जी बचेगा इधर, है ना। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटे में क्या आएगा, M1 इंटू M2 आएगा, हो आएगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा, जी का, कैपिटल जी का आपका मात्रक पूछा है, ठीक है। तो मात्रक क्या होगा, देखिए बल यहाँ, तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, हो गया बल का। ये क्या है, डिस्टेंस, दूरी, दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बटे में क्या है, M1 इंटू M2, तो M1 क्या है, मास है यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है, तो केजी कितनी बार है, 2 बार है ना, एक बार M1 एक बार M2, यानी कि केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ इसका मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ पर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, है ना। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हुआ। तो समझ गए ये कहाँ से आया, है ना। सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी का मात्रक कहाँ से आया, समझ गए, यहाँ से आया, है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला भी याद रखना है, बल बराबर पूछे तो जी, है ना, कैपिटल जी M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। और जी बराबर अगर पूछे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, 27 का आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है। तो इसका आंसर क्या लगाइएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है ना, 4 माह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए। कैसे, देखिए, विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक, ठीक है, बात यहाँ पर क्या है, सामान्य विधेयक, तो उसके लिए विधान परिषद कितना रोक सकता है, 4 माह तक रोक सकता है। लेकिन यही पूछा जाएगा क्या, किसी धन विधेयक को, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, यही चीज़ क्या है, प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, टेस्ट का मतलब यही होता है। अगर यहाँ पर क्या सामान्य विधेयक यहाँ पर लिख के गए और वहाँ पर अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप नहीं पढ़े कि धन विधेयक कितने दिनों को रोक सकता है, तो ये 4 माह सिर्फ आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे आया सामान्य विधेयक, वहाँ एग्जाम में तुरंत खटाक से मार दीजिएगा, यार ये 4 माह आंसर हुआ था, 4 माह आंसर लगा के चला जाएगा, तो क्या होगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है, सामान्य विधेयक विधान परिषद रोक सकता है 4 माह के लिए, लेकिन धन विधेयक अगर पूछेगा तो वो 14 दिन तक मात्र रोक सकता है, ठीक है, समझ गया। विधानसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को विधान परिषद कितने समय तक रोक सकता है, तो 14 दिन तक रोक सकता है, ठीक है। सेम चीजें आपको ऊपर में भी होगा, यानी केंद्र में भी होगा, है ना। ये बात है कहाँ, विधान परिषद की। सेम चीजें यानी कि लोकसभा में अगर पूछेगा कि लोकसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को, सेम चीज नहीं होगा मालूम। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर थोड़ा सा झोल है, यहाँ ध्यान रखना है। लोकसभा अगर पास कर देगा किसको, सामान्य विधेयक को, तो राज्यसभा कितने दिन से रोक सकता है, तो राज्यसभा क्या बड़ा है ना, राज्य के लेवल से वो क्या बड़ा है, तो वो ज़्यादा दिन रोक सकता है ना, वो 6 माह तक रोक सकता है। तो राज्यसभा जो है वो 6 माह तक रोक सकता है, ठीक है। और जबकि धन विधेयक में ना दोनों का सेम है ना, यानी कि विधान परिषद भी 14 दिन तक ही मात्र रोक सकता है और राज्यसभा भी मात्र 14 दिन तक ही धन विधेयक को रोक सकता है, ठीक है। तो समझ गए, फिर समझिए, देखिए धन विधेयक में आपको कोई क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ऊपर में पूछे यानी कि लोकसभा या राज्यसभा भी पूछे, चाहे विधान परिषद पूछे, धन विधेयक मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या ध्यान रखना है आपको कि जो राज्यसभा है वो सामान्य विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है, तो राज्यसभा थोड़ा बड़ा हो गया विधान परिषद से। अब विधानसभा जो है इसको कितना टाइम मिलता है, तो 4 माह तक ये रोक सकता है, ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, ध्यान से रखना है सभी चीजें, तो आपको आसानी से कुछ भी पूछेगा बन जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या, गतिज ऊर्जा। अब देखिए होता क्या है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला क्या था, mgh। एक होता है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है गतिज ऊर्जा बता दिए क्या, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया mgh, गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ mv² हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें समझिए, है ना, बेसिक चीजें पहले समझिए, आंसर तो आसानी से आएगा, ठीक है। देखिए स्थितिज ऊर्जा में इसमें अगर पूछेगा कि द्रव्यमान को अगर दोगुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो द्रव्यमान जैसे दोगुना होगा तो ये क्या mgh सिंपल है, तो ये भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें कुछ भी पूछेगा। और एक चीज यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है या तो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो स्थितिज ऊर्जा देखिए किस पर निर्भर करेगा, यहाँ पर क्या है, मास है यानी द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई, ये तीनों पर निर्भर करता है। स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, तो जो इसमें चीजें हैं तो बस फॉर्मूला याद रखें, आसानी समझ आंसर आ जाएगा। तो द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई ये तीनों पर निर्भर करता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है ना, द्रव्यमान यहाँ पर है और क्या है, वेग है, ये दोनों पर निर्भर करता है। अब इसमें पूछा जाता है क्या, देखिए अगर वेग को यहाँ पर क्या हाफ mv² है, तो वेग को अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो v² यानी कि 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा
4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 4 चौक 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए इसको आसानी से। अब यहाँ पर क्या पूछा क्वेश्चन में आपसे कि गतिज ऊर्जा क्या होगा, मतलब द्रव्यमान को आधी किया जाए। अच्छा, द्रव्यमान को इसमें आधी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, है ना। तो द्रव्यमान को आधी करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी तो आधी ही होगा, है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, सिंपल है, इसमें तो स्क्वायर है या तो कुछ है नहीं, तो द्रव्यमान को अगर दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा, द्रव्यमान को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी आधा हो जाएगा, मतलब जितना करेंगे उतना गुना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आंसर क्या गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का आपको उदाहरण से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, आपसे पूछेगा क्या मालूम कि खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, तो अस्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और खींचा हुआ रबड़ में अस्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे पानी बांध में रुका हुआ है, अस्थितिज ऊर्जा हो गया। अस्थितिज ऊर्जा मतलब क्या समझ रहे हैं, देखिए मोटा मोटी ऐसे समझिए कि जो रुका हुआ रहेगा तो उसमें क्या होगा, अस्थितिज ऊर्जा होगा, और जो गति में रहेगा जैसे बहता हुआ पानी है ना, और चलती हुई गोली है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें गतिज ऊर्जा, जो गति में रहेगा उसमें गतिज ऊर्जा होगा। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना और क्या, कि यांत्रिक ऊर्जा किसे बोलेंगे, तो अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों का योग क्या कहलाएगा, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, तो ये रहेंगे कौन, क्रिस्टोफर लक्सन, है ना, क्रिस्टोफर लक्सन ये है कौन, है ना। रायसीना डायलॉग जो है 2025 से मुख्य अतिथि तो रहेंगे ये क्रिस्टोफर लक्सन, लेकिन क्रिस्टोफर लक्सन है कौन, ये भी पता करना है ना। तो न्यूजीलैंड के ये प्रधानमंत्री है। ठीक है, न्यूजीलैंड के ये प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोकना जनजाति पाई जाती है, तो कोकना जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र से करंट अफेयर कौन सा याद रखना है, तो बेब्स शिखर सम्मेलन, जो बेब्स सम्मेलन कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। और पहला विश्वविद्यालय जो एआई है ना, एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है, तो महाराष्ट्र में ही खोला गया है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या बताइएगा, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है क्या मालूम, ठट्टा सिंध में हुआ था। कहाँ, ठट्टा सिंध में, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें ध्यान देना पड़ता है, जैसे यहाँ पर अभी अंतिम पूछा, आपसे पूछ लिया जाए क्या, इससे पहले ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या एक ऑप्शन है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, तो ठट्टा में जो सैन्य अभ्यास हुआ था ये हुआ था कब मालूम, ठट्टा में हुआ था 1300 बात है, जबकि क्या मालूम 1365 की बात है, ये 1365 और 66 के बीच हुआ था ये ठट्टा सिंध में, ये अंतिम सैन्य अभ्यास था फिरोज शाह तुगलक का। लेकिन इससे पहले एक सैन्य अभियान किया था, कहाँ पर, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में किया था। कांगड़ा को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है क्या मानो, नागरकोट, है ना, तो नगरकोट को कांगड़ा भी कहा जाता है। तो ये हुआ था 1361 में, एक अभियान यहाँ पर हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाता है ना कि 1361 में फिरोज शाह तुगलक का अभियान कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 1361 में। लेकिन अंतिम पूछा जाए ना, तो अंतिम सैन्य अभ्यास कौन सा हो जाएगा, तो यही ठट्टा वाला ही सही है ना, ठट्टा सिंध में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक से कुछ याद आ रहा है, फिरोज शाह तुगलक से कोई और क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, तो यही शख्स था कौन, फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश जाएगा कहाँ, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो यहाँ पर सघन से विरल में देखिए कहाँ कौन में जा रहा है, तो ये सघन हीरे से कांच है ना, इसमें जा रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और जैसे यहाँ जल से कांच में जा रहा है, ये क्या है, विरल से सघन में जा रहा है ना, और वायु से जल, ये क्या है, विरल से सघन में जा रहा है, ये वायु से कांच, ये क्या है, विरल से सघन में जा रहा है। लेकिन आंसर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी होगा जब क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। ऑप्टिकल फाइबर किस पर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आंदोलन के दौरान वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसका आंसर होगा क्या, देखिए इसका आंसर आपको पीडीएफ में अगर किसी के पास होगा तो इसका आंसर दिया हुआ, किस क्या दिया है मालूम, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, लेकिन इसको बात है क्या मालूम, 1910 में एक पुस्तक आया था किसका, वेलेंटाइन चिरोल का। ठीक है, 1910 में एक पुस्तक आया था, इसका नाम ही था क्या, इंडियन अनरेस्ट, है ना। तो इसी पुस्तक में पहली बार चर्चा वो किया था, किसका, भारतीय अशांति का जनक, इसी पुस्तक में किया है उसने। ठीक है, कि जो बाल गंगाधर तिलक है भारतीय अशांति का जनक कहा था, 1910 की बात है ये। लेकिन
अब इसमें आंसर कौन सा होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा चर्चे में जो रहा था ना मालूम, ये रहा था होम रूल लीग आंदोलन, है ना। तो होम रूल आंदोलन के दौरान, है ना, ये काफ़ी चर्चे में आया था, इसलिए होम रूल लीग इसका आंसर होगा, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान पूछा है, किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो ये होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। हालांकि ये युद्ध हुआ था कब, मतलब कि होम रूल आंदोलन ये 1916 की बात है, और स्वदेशी आंदोलन कब की बात है, 1905 की है। गदर आंदोलन कब है, तो गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1913, यही है गदर आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 की बात है, ठीक है। चलिए ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 35। इसमें क्या, कोरोलाइड जड़ें पाई जाती है, तो कोरोलाइड जड़ें ये किस में पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। तो एनजीओ में क्या होता है, ढका हुआ होता है ना, बीज क्या होता है, ढके हुए थे। एनजीओ का अर्थ ही याद रखिएगा, एनजीओ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ढका हुआ, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, ये आवृत बीजी है ना, ढका हुआ। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मतलब कि ढका हुआ नहीं रहता है ना, नग्न बीजी होता है ये, ठीक है। अच्छा, ब्रायोफाइटा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना, कौन सा, तो उभयचर जो पौधे होते हैं ये किस वर्ग में पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है ना, ब्रायोफाइटा वर्ग में उभयचर पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी, तो आबिद हुसैन समिति गठित किया गया था लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु, लघु उद्योगों के समस्याओं के निवारण हेतु आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 में क्या है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, तो कुछ भी कर दिया जाए, फॉर्मूला याद है तो आंसर आएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या होगा आंसर। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर होता क्या है ना, इसको याद रखेंगे। अन्यथा क्या, आपको इसको तो बना लिए, लेकिन आप कुछ चीज़ दूसरा पूछ दिया जाएगा। आप मान के चलिए यहाँ दोगुना है, ठीक है, यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा, फिर कुछ अलग पूछ दिया जाए, इसलिए फॉर्मूला याद रखते हैं, तो कुछ भी पूछेगा आपको एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर सूत्र आप लिख लीजिए, क्या होता है, एफ बराबर एम भी स्क्वायर, अब बटा में होता है आर, ठीक है, एम भी स्क्वायर बटा आर। अब यहाँ पर क्या पूछा, भी को दोगुना करेंगे, तो भी देखिए क्या भी स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दो गुना बोलो ने तो 4 गुना हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 37 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछेगा क्या मालूम, कि द्रव्यमान को अगर दुगुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, तो दुगुना करेंगे तो दुगुना ही होगा, है ना, क्योंकि इसमें स्क्वायर स्क्वायर है नहीं, तो इसमें क्या है, भी में है, तो इसलिए ध्यान रखना ये चीज़ें, क्या एफ बराबर एम भी स्क्वायर बटे आर, एफ बराबर एम भी स्क्वायर बटे आर याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 में क्या है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका आंसर बताना है। तो बता देंगे आंसर कैसे, तो इसमें हुआ क्या मालूम, ये दिख रहा है कि ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है ना, ये किसका क्यूब है, 4 का, ये 6 का, और ये किसका है, 8 का, है ना। तो इसमें हुआ क्या, इसको 4 यहाँ पर लिखिए, और ये किसका है, 3 का है, तो 3 यहाँ लिखिए, तो हुआ क्या, देखिए 4 3 12 है ना। अब यहाँ पर 6 का है, ये 6 इधर लिखिए, ये किसका है, 7 का है, तो 7 छक 42 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या 8 है, और यहाँ पर क्या 5 के है, तो 8 पंचे 40 हुआ ना यहाँ बीच में, तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। यहाँ पर 42 आंसर होगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, आदर्श गैस की ऊर्जा ये किस पर निर्भर करती है, तो ये करता है तापमान पर, है ना, तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, इसी तरह एक आता है मालूम, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो वो भी तापमान पर निर्भर करता है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, 39 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर क्या लगाइएगा, है ना, इसका आंसर बता दीजिए क्या, कि जनसंख्या जो है संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर लगा दीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, है ना, 8.6% इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 8.6%, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार याद रखना है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो अपना बिहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी कि भारतीय उदार संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये है एस.एन. बनर्जी, है ना, एस.एन. बनर्जी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीवों का लक्षण है, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीवों का लक्षण है, तो ये है आपका इकाइनोडर्मेटा, है ना, इकाइनोडर्मेटा करेक्ट आंसर है। जो कि समुद्री जब मतलब कि जलीय जो जीव होता है ना, अधिकतर जो समुद्री जीव होता है, जलीय जीव होता है, वो किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ऑर्थोपोडा में क्या सबसे बड़ा संघ अगर पूछे कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा संघ सबसे बड़ा है ना। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, मोलस्का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मतलब क्या बोला, बीट विधेयक का
उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्त विधेयक का उपबंध है अनुच्छेद 117 में। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर क्या अति महत्वपूर्ण है, कतई जहर 3-4 प्रश्न है, वो आपको याद रखना है। कौन कौन सा देखिए, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट बोलते हैं जिसको, तो वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। ठीक है, तो ये सब याद रखना आपको ना। तो धन विधेयक की परिभाषा पूछे 110 हो गया, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पूछे तो अनुच्छेद 112 में हो गया, और वित्त विधेयक का पूछा क्या? उपबंध, तो ये अनुच्छेद 117 में हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? देखिए, राजा का राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ जो होता था उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था, ये बात सही है। ठीक है, फिर क्या बोला? राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए जो यज्ञ होता था वो क्या होता था? वाजपेयी यज्ञ कहलाता था। क्या वाजपेयी यज्ञ नहीं कहलाता? मालूम, देखिए राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा जो वृद्धि करते थे ना, तो वो होता था अश्वमेध यज्ञ होता है ना। पहले सुनते होंगे ना कि घोड़ा दौड़ा दिया जाता था और जितना दूर तक जाता था तो उसका राज्य का साम्राज्य उसका हो जाता था ना। तो वही क्या है, राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में जो वृद्धि करता था वो अश्वमेध यज्ञ कहलाता था ना, ये वाला नहीं कहलाता। वाजपेयी जी नहीं है, अश्वमेध यज्ञ होगा ना, तो यही वाला गलत है। ठीक है, बाकी ये वाला सही है कि सैत्रामणि यज्ञ जो है ये यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति देता था, ये सही है। पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला नाव के रूप में वर्णित क्या है? अगिनास्टोम यज्ञ है। ठीक है, ये सब सही है। यहाँ पर बी यहाँ पर गलत था, है ना। आंसर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? विद्युत चुंबक जो है गर्म लोहे से बनाए जाते हैं, क्यों? तो क्यों बनाया जाता है? क्यों? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, है ना। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और कम धारण क्षमता के कारण, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है एनआरसी को किस राज्य में अद्यतनीकरण किया जा रहा है? तो किस राज्य में अद्यतनीकरण किया जा रहा है? तो ये असम में किया जा रहा है। ठीक है, असम यहाँ पर करंट अफेयर की दृष्टि से याद रखना है। एनआरसी में अभी किस राज्य में अद्यतनीकरण किया जाता है? असम में किया जा रहा है। असम में से ही आपको ध्यान रखना है क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में मिलेगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में मिलेगा। और मोइदम जो है विश्व विरासत स्थल, ये कहाँ मिलेगा? असम में है। और इंटरेस्टिंग बात क्या मालूम? काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान और मोइदम जो है ना, मोइदम, ये तीनों है ना विश्व विरासत सूची में शामिल है ना। तो जो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो मोइदम है ना। ये कहाँ पर मिलेगा? आपको असम में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। हालांकि असम के बारे में सब चीज़ जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। वो कहाँ मिलेगा? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे छोटा नदी द्वीप भी जो है उमानंदा, वो भी असम में मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, कामाख्या मंदिर कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। और यहाँ पर बात करें क्या, असम में आपको जो धौला सदिया पुल है ना, भूपेन हजारिका पुल जो कहते हैं, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, वो भी कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। असम में ही भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो है डिगबोई, वो कहाँ पर है? असम में ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौखम्मा पर्वत शिखर ये अवस्थित है, तो चौखम्मा पर्वत शिखर ये कहाँ पर है? तो ये मिलेगा अपना भारत में, है ना। चौखम्मा पर्वत शिखर कहाँ है? भारत में है, करेक्ट आंसर है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कैसे किसके द्वारा बदला जाता है? तो किसके द्वारा? ये रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है, तो कैसी शक्ति? तो कौन सा आएगा इसमें? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में मालूम? मतलब कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है, और राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। यही एक को इधर जब कर देते हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 1 2 3, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या? न्यूलैंड और लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने देश का विकास किया था, तो किसका विकास किया था? तो ये किया था आवर्त सारणी विषय वस्तु का। ठीक है, आवर्त सारणी विषय वस्तु का आविष्कार ल्यूनेंस और लोथर मेयर वैज्ञानिक ने किया था। ल्यूनेंस से एक महत्वपूर्ण प्रश्न वही याद रखना है आपको, कौन सा? तो जो तत्वों का है ना अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था, है ना। ल्यूनेंस ने अष्टक नियम दिया था, जिसमें कहा था कि प्रत्येक जो तत्व है हर अपने वो 8वें तत्व के गुण के समान होता है। ठीक है, और न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है कब कहाँ तक सफल हुआ था? किस तत्व तक? तो कैल्शियम तक ये सफल हुआ था। न्यूलैंड जब भी आएगा तो लिंडमैन को नहीं छोड़ना। ठीक है, इसको भी साथ में याद करना है क्योंकि दोनों एक जैसा नाम है, कंफ्यूजन आपको कर सकता है। लिंडमैन कौन है? तो ऊर्जा हस्तांतरण को जो 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो इसमें देखिए
आपके इसमें जो है पीडीएफ में आपका आंसर दिया हुआ क्या, मुर्शिद कुली खान दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है, तो मलिक अंबर को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है, दक्षिण का टोडरमल जो है मलिक अंबर को कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। किसको, मलिक अंबर को, ठीक है। यानी कि आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था मालूम, अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा, ये किया था श्रोडिंगर के द्वारा। किसे, श्रोडिंगर के द्वारा ये क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। अच्छा, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लांक ने दिया था, याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करने के बाद क्या बोला कि कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए विचार करते हैं। पहला क्या, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो ये गलत है, ठीक है। फिर क्या है कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, तो ये यहाँ पर क्या सही है, ठीक है। फिर क्या बोला, आरण्यक में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है, तो ये वाला गलत है। केवल यहाँ पर 2 सही है, आंसर क्या होगा 53 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल का पीएच मान क्या होना चाहिए, तो स्वच्छ पेयजल का पीएच मान क्या होना चाहिए, तो 7 से 8.5 पीएच मान होना चाहिए ना, 7 से 8.5, ठीक है। ये स्वच्छ जल का पीएच मान होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। WHO, इसकी स्थापना कब हुआ था मालूम है किसी को, इसकी स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, है ना, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 65वां, ठीक है। लेकिन बात तो एक ये चीज़ भी है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक दर्जा कब मिला था मालूम, वो तो 89वां संविधान संशोधन 2003 है ना, ध्यान रखना है। 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है ना, जो कि शेड्यूल कास्ट होता है, तो उसे अनुच्छेद 338 में रखा गया, ठीक है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जो होता है जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब वाला, वो अनुच्छेद 338 के ए में रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है इसको, और इसका संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त हुआ है ये 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रही बात क्या, यहीं से इसी से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, जैसे कि SC ST से संबंधित जो प्रशासन और क्षेत्र कौन से अनुसूची में, 5वीं और 6ठी इस अनुसूची इससे संबंधित है। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 330 में, ठीक है। और राज्यसभा में नहीं बल्कि विधानसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 332 में, ठीक है, याद रखना है। याद अभी इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो तो इसे याद रखना है, विधानसभा 32 है ना, अनुच्छेद 332 में, और लोकसभा में SC ST का आरक्षण जो है ये अनुच्छेद 330 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है, तो बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा केरल में। कहाँ पर होगा, केरल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। केरल इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है, तो केरल में उद्घाटन किया गया है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। केरल से कई प्रश्न है यहाँ पर आपको बोले, ठीक है। आपको कोई एतराज नहीं, वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कुछ वीडियो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर रिविजन करते हैं तो कुछ वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो लंबी वीडियो पसंद है या नहीं है आप लोग जरूर करके बताइएगा, ठीक है। जैसे आप लोग बताइएगा कि लंबी वीडियो यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पसंद है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स और भी बताते रहेंगे, ठीक है। और नहीं तो कम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जैसा बताइएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जैसे आप केरल से कई इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ आपको रिवीजन करवाना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जैसे रिवीजन चाहिए या तो सिर्फ आंसर चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जैसे केरल से कई प्रश्न दिमाग में मेरा आ रहा है, जैसे केरल की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो कौन सा है, केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो गया, ठीक है। सर्वाधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। सर्वाधिक अगर पूछे रबर का उत्पादन हो गया, थोरियम का उत्पादन पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ, केरल में होता है।
और यहीं पर पूछा जाता है क्या, एक है पहाड़ी है कोर्डमम की पहाड़ी है ना, जिसे इलांची की पहाड़ियाँ बोला जाता है, वो कहाँ मिलेगा, केरल में मिलेगा। केरल से क्या याद रखना है आपको, जो कि शास्त्रीय नृत्य यहाँ का कौन कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम और कौन सा है, कथकली है ना। शास्त्रीय नृत्य जो है ये कहाँ का, केरल का है। भारत का सबसे लंबा है ना, सबसे लंबा झील कौन सा है, तो बेम्बनाड झील, ये कहाँ पर मिलेगा, तो बेम्बनाड झील भी आपको मिलेगा कहाँ, केरल में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, केरल से, केरल में आपको पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, और एराबी राष्ट्रीय कुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ है, केरल में है। शांत घाटी कहाँ है, केरल में है। ठीक है, और जो पुर्तगाली भारत आने वाला जो पहला यूरोपीय देश था कौन, पुर्तगाली। अब पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा, और वो कहाँ आया था, तो केरल के कालीकट पर ही आया था, जिसका स्वागत जमोरिन ने किया था। ठीक है, तो ये सब आपको चीज़ें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया है शिक्षा के लिए, है ना। तो डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया है तो शिक्षा के लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 57 का यहाँ पर हो जाएगा किशोरियों के लिए। किसके लिए, तो डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया किशोरियों के लिए, है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक है, ये आपका है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू से दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। भारत को कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू के। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे, तो ये सरोजिनी नायडू ही थी। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो सुचिता कृपलानी, दोनों उत्तर प्रदेश के बने थे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सरोजिनी नायडू ये वही हैं, सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू ही बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 59 में, कि देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति है, तो वो कौन सा समिति है, वो हो जाएगा नचिकेत मोर समिति, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। होता क्या है, कई लोगों को ना शॉर्ट वीडियो पसंद आता है, मतलब सिर्फ आंसर आंसर बताइए। अब आंसर बताएंगे ना तो मात्र 30 मिनट में समाप्त हो जाएगा वीडियो। ठीक है, सिर्फ आंसर बता देना है, लेकिन महत्वपूर्ण वो नहीं है, मालूम महत्वपूर्ण क्या है, चीज़ों को सीखना। अधिक से अधिक जानकारी ही आपको नौकरी दिलाता है। जानकारी है तो नौकरी है। आप 1 लाख सेट मार लें, लेकिन क्या जानकारी नहीं है, चीज़ें आप अच्छे से नहीं ग्रहण किए, आपको याद नहीं है, वहाँ पर एग्जाम में गए और पंखा फिर देखने लगे तो क्या होगा, नहीं होगा एग्जाम, है ना। चाहे आप 1 लाख सेट क्यों नहीं मार लें, बड़े बड़े टीचर का सेट क्यों नहीं मार लें, है ना। तो जब आप जानेंगे तो नौकरी हो जाएगी। ठीक है, जानना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है, सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। तो आप लोग जितना भी पढ़ते हैं, जैसे आप यूट्यूब पर देखें, या तो रूम में पढ़ाई किए, या तो कोचिंग में करें, तो जब जो पढ़ते हैं ना वो चीज़ें सोचिए, है ना। या तो आप काम कर रहे हो, या तो खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वही चीज़ें पढ़ाई कर की हुई चीज़ें सोचें। जो आप भूल गए या तो जो नया चीज़ सीखें वही सोचते रहें। ठीक है, क्योंकि इंसान क्या करता है, फालतू चीज़ें ज़्यादा सोचता है ना, क्योंकि बेकार कुछ ना कुछ चीज़ें दिमाग में आते रहता है। इसलिए आप ये आदत डालिए कि जो पढ़ें वही चीज़ें सोचिए ना। सोचने से क्या होता है, जो 1 महीने का पढ़ाई, जो 6 महीने की पढ़ाई है ना, मालूम 1 महीने में आपकी हो जाती है। जैसे कुछ लोग होता है क्या, कम समय में नौकरी ले लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग को ज़्यादा समय लगता है, क्यों लगता है, तो जो लोग कम समय में लेते हैं, एक ही जगह पढ़ा, उतना ही कम समय में पढ़ा, लेकिन वो क्या सोचता है, आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो क्या सोच रहा है। ठीक है, डिपेंड यही सोच पे करता है। इसलिए आप लोग भी सिर्फ पढ़ाई वाला चीज़ सोचिए ज़्यादातर, है ना। ये कोशिश करिए, आपको क्या होगा, तैयारी बेहतर और शानदार हो जाएगी। यहाँ पर आंसर क्या हुआ था, नचिकेत मोर समिति यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करता है, तो किस रूप में कार्य करता है, ये करता है दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है ना। पी एन संधि क्या होता है, दिष्टकारी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, हाल ही में किस बैंक ने स्माइल कार्यक्रम शुरू किया है, तो स्माइल कार्यक्रम शुरू करने वाला कौन है, एशियाई विकास बैंक, है ना। एडीबी बैंक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, दिए गए संयोजनों के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन ये लग रहा है। चलिए देखते हैं इसको आगे, 62 का, है ना। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा, ये दर्पण है, इधर दे दिया तो इधर क्या होगा इसका, है ना। तो ये क्या होता है, पलट जाता है ना, ये क्या होता है, पलट जाता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, है ना। जो जल प्रतिबिंब होगा तो ये क्या होता है, उलटता है, लेकिन ये दर्पण प्रतिबिंब है तो ये पलट जाएगा। यानी कि सिंपल चीज़ें क्या, ये जो एस इधर है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में आएगा एस। देखिए इसमें एस नहीं है, राइट साइड में इसमें नहीं है, आंसर ये दोनों कट गया। अब देखिए इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें ए और एन क्या हुआ, इधर आ जाएगा, सबसे इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, है ना। राइट में जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा, एन देखिए इसमें नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सब चेक करने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट तरीके से छांट के निकाल देना है। तो आंसर क्या हुआ, 62 का क्या आ गया, डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कौन है, वो शख्स, वो है जाइमेज। कौन है, जाइमेज करेक्ट आंसर है, जाइमेज करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कौन था,
तो ये था बालासोर, है ना, पूर्वी भारत में बात किया, ठीक है। लेकिन भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कौन था, वो सूरत में स्थापित किया था। वो अस्थाई फैक्ट्री जो है स्थापित हुआ था सूरत में 1613 में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनेगर किससे बना होता है, तो विनेगर, है ना, तो विनेगर किससे बना होता है मालूम, ये होता है एसिटिक एसिड से बना होता है ना, किससे होता है, एसिटिक एसिड से होता है। यहीं पर पूछा जाता है क्या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तो ये क्या होता है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्लों को ही कहा जाता है ना, H2SO4, है ना। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल ही पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे HCl, ये कहाँ पाया जाता है, तो मानव में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मानव के पेट में यानी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करेंगे तो ये टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और कपड़ों में लगे जो दाग को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाता है, तो अधिकार नहीं है, बिना अधिकार के वो पद पर चला गया, तो कौन सा करेगा, अधिकार परीक्षा पूछेगा, अधिकार उससे पूछेगा कि किस हैसियत से किस अधिकार से आपने इस पद पर बैठा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, अधिकार परीक्षा यहाँ रिट जारी करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिट कितने प्रकार के होता है, 5 प्रकार के होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, तो 5 प्रकार को रिट देखिए, 4 तो यहीं पर दिया हुआ है ना, परम आदेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ठीक है। और एक क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 5 प्रकार के रीट होता है, ठीक है। ये रीट से प्रश्न आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब क्या बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये सब यूँ समझिए बीबीआई प्रश्न ये सब बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें क्या मालूम, रीट जो है 5 प्रकार के होता है। रीट कौन जारी करता है, ऑप्शन में रहेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या दोनों या तीन में से कोई नहीं। तो रीट कौन जारी करेगा, दोनों करता है ना, हाई कोर्ट भी करता है रीट जारी और सुप्रीम कोर्ट भी रीट का जारी करता है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। अच्छा, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, कौन बताएगा, और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है ना, इस दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, ठीक है। देखिए लिखने से भी है ना चीजें क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए याद होता है, इसलिए कमेंट में कुछ चीजें जब पूछते हैं जरूर आप बताइए, ठीक है। तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में और सुप्रीम कोर्ट, बस आपको लिखना है हाई HC और अनुच्छेद लिख देना और SC और अनुच्छेद लिख देना, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोड रिपन से संबंधित नहीं है। अब लोड रिपन जब भी आया दिमाग में तुरंत पहले क्या आना चाहिए, इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो ये मालूम 1880 से 84 तक है। यही वो शख्स है जो कि 1881 में नियमित जनगणना इसी के समय शुरू हुआ था, ठीक है, 1881 में। तो 1880 से 81 और इल्बर्ट विधेयक इसी के समय आया था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लागू किया था किसने, लॉर्ड क्या था आपको, लिट्टन, है ना, लिट्टन ने लागू किया था, समाप्त यही किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं पूछा क्या है कि लॉर्ड रिपन से संबंधित कौन सा है। देखिए, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय, तो ये क्या रिपन से संबंधित है, तो ये इसका काल से ही पता चलेगा। ये 80 से 84 है। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1885 से 86 के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये संबंधित क्या है, 1885 से चला गया ना, इसका जबकि 84 से 84 तक ही कार्यकाल है, यानी कि ये वाला गलत है ना, ये संबंधित नहीं है। फिर क्या, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना ये कब हुआ था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना ये है मालूम कब हुआ था, 1887 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये जो 1887 में और 1885-86 में जा रहा है वो किसके काल में जा रहा है, तो लॉर्ड डफरिन के काल में है, जो कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो था 1884 से 88 था, जिसके समय में याद आ रहा है कुछ, 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1885 में, किसके समय हुआ था, वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन, है ना। तो ये सब कहाँ जा रहा है, लॉर्ड डफरिन के समय में जा रहा है, ठीक है। ये भी लॉर्ड डफरिन हो गया क्योंकि 84 से 88 तक उसका कार्यकाल है लॉर्ड डफरिन का। फिर क्या है, अफगानिस्तान से संधि, तो इसमें क्या होगा, अफगानिस्तान से संधि ये हुआ था मालूम 1880 में हुआ था, लेकिन ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय हुआ था ना, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, यानी कि आंसर यहाँ पर ये वाला सही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल जो है आंग्ल अफगान युद्ध ये कब हुआ था, ये भी 1878 से 80 के बीच हुआ था, लेकिन इस समय इसके समय रिपन से संबंधित नहीं है, बल्कि ये लिट्टन वाला है ना, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आंसर क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, इंसुलिन, है ना। इंसुलिन से पूछा जाता है क्या क्या मालूम, आपको याद भी होगा, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से, अग्नाशय की बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा शर्करा की मात्रा को
नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज होता है ना। तो और इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का वेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो है ना वही रीट वाला है, ठीक है। याचिका ये है क्या? तो ये क्या है कि विरुद्ध व्यक्ति या तो हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी क्या होता है? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर नहीं किया तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? अब जैसे ही आया क्या? लाल को नीला करेगा, तो आपको एक चीज याद करवाए थे क्या? अनिल, है ना। अनिल, अनिल में क्या होता है? नीला को लाल करता है। ये कौन करता है? अम्ल, है ना। ओ से अम्ल, है ना। अनिल, अनिल क्या करता है? नीला से लाल करता है। और जैसे ये वाला याद रखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या? लाल से नीला कौन करेगा? क्षार। तो लाल से पूछा क्या? नीला कर रहा है यानी कि क्षार। तो क्षार इसमें कौन कौन सा? सभी का पीएच मान जो है 7 से ऊपर है ये सभी का, ठीक है। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और सोडियम ये कार्बोनेट जो है ये धोबन सोडा जो है ना। तो ये सभी का पीएच मान जो है 7 से ऊपर है यानी कि ये क्षारीय है। ये सभी करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। 70 का डी हो गया। नेक्स्ट क्या है? मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई है। उपर्युक्त उदाहरण जो है महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो किस आंदोलन में इन्होंने कहा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा था, है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो बात है ये 1930 की। असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 1940 का, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह से 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। कौन कौन सा? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था, इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आंसर क्या लगाइएगा? पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे थे, है ना। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। और दूसरे सत्याग्रही पूछा जाता है तीसरे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो ध्यान रखना है तीनों। पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे हो गया। और दूसरे में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त, है ना। कौन थे? ब्रह्मदत्त। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है, ब्रह्मदत्त, ठीक है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या जाएगा मालूम? बिहार में कौन थे ना? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे मालूम? तो जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे ना, कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, वही पहले सत्याग्रही थे। और दूसरे सत्याग्रही बिहार में कौन थे? तो एएन सिंह। एएन सिंह मतलब कौन? अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि एएन कॉलेज देखते होंगे पटना में जो है, तो अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर ही एएन कॉलेज है, ठीक है। तो दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 72। गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गंभीरा लोक नृत्य का संबंध जो है ये पश्चिम बंगाल से है ना। आंसर क्या हुआ? पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में याद रखना क्या? पहली बार जो मेट्रो रेल चला था कहाँ? कोलकाता में चला था, पश्चिम बंगाल के। और पहली बार अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा तो वो भी कोलकाता में पहली। और एक चीज मालूम क्या? कि जो एक है ना, कौन सा है, उड़ीसा में एक मंदिर है ना, दीघा घाट पर जो पश्चिम पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ना। तो पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर है ना, उड़ीसा में। तो एक जगन्नाथ मंदिर है ना, दूसरा नया जगन्नाथ मंदिर यहीं पर पश्चिम बंगाल में भी हुआ है उद्घाटन, ध्यान रखना है ना। तो जगन्नाथ मंदिर पूछेगा। दूसरा जगन्नाथ मंदिर जो है या तो सिंपल पूछेगा ना, जगन्नाथ मंदिर जो है नया जगन्नाथ मंदिर दीघा घाट पर उद्घाटन हुआ है। ये किसने किया? तो ममता बनर्जी ने किया, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वरीयता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे के समकक्ष नहीं है? तो देखिए एक दूसरे के समकक्ष नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से 3 जो है ना समकक्ष है और एक वैसा नहीं है। इसमें ये पता लगाना है कौन सा वो नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले बात करेंगे क्या, जो वरीयता के क्रम है ना, तो सबसे ऊपर में कौन होता है? राष्ट्रपति, है ना। उससे दूसरे नंबर पर कौन आता है? उपराष्ट्रपति। फिर आते हैं प्रधानमंत्री, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, ध्यान रखना है। तीसरे, उसके बाद चौथे नंबर पर है राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के ही बराबर ही पद में होता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और उसके नीचे होता है कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है। उससे नीचे होता है आपका उससे नीचे नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री जो होता है वो मुख्यमंत्री का पद बराबर होता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ये सब बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे राज्यसभा के जो उपसभापति है और नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य और लोकसभा का अध्यक्ष, ये सब बराबर में आता है, ठीक है। लोकसभा का उपाध्यक्ष हो गया और नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य और राज्यसभा के उपसभापति, ये एक ही बराबर में पद क्रम में आता है, ठीक है। कैबिनेट सचिव जो होता है ये अलग है, ठीक है। कैबिनेट सचिव जो है ये 11वें नंबर पे आता है, ठीक है। जबकि ये जो है बाकी ये सब है जो ये 7वें नंबर पे आता है। तो कैबिनेट सचिव ये है अलग हो गया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
74 में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया। तो 2025 का थीम क्या था? तो 2025 का थीम क्या था? तो उन्नत बिहार, विकसित बिहार है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना, 74 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब 22 मार्च जब भी आया तो आपको 4 प्रश्न आपको रिवीजन कर लेना है। कौन कौन सा? तो 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वही 22 अप्रैल में चलेंगे, 22 मार्च के बाद अप्रैल है ना, अप्रैल के में आ जाएंगे तो विश्व पृथ्वी दिवस, और फिर 22 मई में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ क्या है? एल्फा टॉक्सिन विष स्त्रावित होता है। तो एल्फा टॉक्सिन जो विष है ना, ये स्त्रावित कहाँ से होता है? तो ये होगा मालूम कहाँ से? देखिए इसका आंसर जो है आपका जो पीडीएफ में मिलेगा उसमें जीवाणु दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। अल्फा टॉक्सिन विष जो स्त्रावित होता है कहाँ से होता है? ये कवक से होता है। कहाँ से? कवक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए अल्फा टॉक्सिन जो है ना एक प्रकार का विष है जो मुख्य रूप से अस्पेरगिलस क्या है? अस्पेरगिलस नामक फफूंद या कवक द्वारा उत्पादित होता है ना। तो ये अस्पेरगिलस नामक एक फफूंद है ना, उससे ये उत्पादित होता है। ठीक है, और यह अक्सर अनाजों, मेवों और बीजों को दूषित करता है। ठीक है, तो ये कवक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो लोग भी कंफ्यूजन नहीं होना, जैसे कुछ चीज़ें हम बता दें तो आपको पीडीएफ में मिलेगा कि अरे यहाँ तो ये दिया हुआ था तो सर गलत बता दिए, वो ध्यान रखना चाहिए है ना, इसलिए हम आपको बताते हैं कि जो पीडीएफ में वो गलत है ना, आप चेक कर सकते हैं कहीं भी। जीवाणु नहीं होगा आंसर, आंसर क्या होगा? कवक होगा। ठीक है, चलिए आप कौन बताएगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपको हम याद भी करवाए थे क्या, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। इसको ऐसे आसानी से याद रखना है, कुछ भी पूछेगा आसानी से बन जाएगा। क्या दिमाग में तुरंत आ जाए? क्या? साफ काम, मतलब शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है, इस तरह से आसानी से याद रहेगा। जब भी पूछेगा ना कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, दिमाग में तुरंत आ जाएगा क्या? साफ काम, यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, दोनों आ जाएगा दिमाग में तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक इसमें कौन है? सी राजगोपालाचारी है ना, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, सी राजगोपालाचारी। अब जैसे स्वतंत्र पार्टी है, इसी तरह आपको क्या मिलेगा? स्वराज पार्टी। अब पूछ देगा स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है ना। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो स्वतंत्र पार्टी है इसकी स्थापना जो है सी राजगोपालाचारी ने कब? 1959 में किया था। कब? 1959 में। ठीक है, 1959 में किया था। और क्या बताया हम? स्वराज पार्टी है ना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब? 1923 में किया था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, ये क्या कहलाता है? देखिए ये क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या? असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, त्वरण और बल से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, और ये न्यूटन के दूसरे गति से ये फॉर्मूला निकलता है। नेक्स्ट क्या? एक परिवार में 7 व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। अभय मोनू का पुत्र है, निंकु जो है अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से हुई है। अभय का राकेश से क्या संबंध है? इसको बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। बचाने मतलब कि बनाने का तरीका क्या है? देखिए जो भी आप लेंगे दो है ना, तो उससे रिलेटेड आप लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभय लीजिए आप। ठीक है, अभय और मोनू, अभय क्या बोला? मोनू का पुत्र है, तो आप अभय लिख लीजिए यहाँ पर। क्या? यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अभय ये क्या है? मोनू का पुत्र है, यानी कि मोनू को ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पुत्र हो गया इसका। अच्छा, क्या बोला? अभय मोनू का पुत्र है, तो जो पुत्र रहेगा या पुत्री पहले उसको इंडिकेट कर देना है कि मेल है फीमेल है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मेल लिख देंगे। ठीक है, ये मेल है। अब क्या बोला? निंकू जो अंजलि का पुत्र है। अब देखिए इससे रिलेटेड तो नहीं है, मोनू और अभय से रिलेटेड लेना है। ठीक है, तभी आपका बनेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फिर क्या बोला? देखिए मोनू की शादी श्रेया से, यहाँ पर मोनू से रिलेटेड है, तो ये वाला स्टेटमेंट लेना है। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट है ये सब अभी छोड़ देना है। मोनू का शादी श्रेया के साथ हुआ है। ठीक है, तो मोनू का शादी श्रेया के साथ है, ये पहले लेना। ठीक है, मोनू का शादी, देखिए मोनू यहाँ इसका शादी करा दीजिए किससे? श्रेया से। ठीक है, तो श्रेया से शादी करा दीजिए, मतलब ऐसे कर दीजिए, शादी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया श्रेया। अच्छा, श्रेया में क्या है? फीमेल कर देना है ना। श्रेया में फीमेल करना है क्या? कर सकते हैं, नाम से कर सकते हैं, बाकी फिर देख लेंगे। तो श्रेया हो गया, श्रेया से शादी हो गया। अब क्या पूछा कि अंजलि का, निकुंज जो है अंजलि का पुत्र। अब क्या? ये 3 नाम आया ना, अभी 3 नाम से रिलेटेड लेना है। ठीक है, राकेश की शादी अंजलि से हुआ है, तो उसके बाद क्या है? मेघा और श्रेया। हाँ, अब देखिए इससे श्रेया से रिलेटेड आ गया। मेघा और श्रेया क्या है? राकेश की पुत्रियां हैं, तो श्रेया यहाँ पर है, तो मेघा भी यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों क्या है? पुत्रियां किसका? राकेश का। तो राकेश को और ऊपर करिए, यहाँ पर राकेश हो गया, इसकी पुत्री में डालिए, ये दोनों कर दीजिए, श्रेया और मेघा हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे लास्ट में पूछा गया, अभय पूछा क्या? राकेश किससे क्या संबंधित है?
तो अभय जो है ना, अभय कहाँ नीचे है, और राकेश का ये क्या पुत्री है, ठीक है, श्रेया और मेघा। और इसमें क्या हुआ देखिए, ये जो पुत्री है ना, इसी का तो पुत्र है ये अभय, तो अभय क्या हो जाएगा, ये इसका क्या, राकेश का पुत्री का पुत्र है ये, है ना, पुत्री का पुत्र मतलब क्या हुआ, नाती हो गया ना, तो नाती यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप कॉपी बना लीजिएगा, बस आसानी से बन जाएगा। मेन चीजें क्या समझना है ना, कि कैसे बनाना है, ठीक है, तो समझ गए ना। कुछ भी लेना है, जैसे एक सेंटेंस लिए तो उससे रिलेटेड वाला सेंटेंस लेना है, ठीक है, ये ना कि आप यहाँ लिखा है तो आप यही वाला हम ले लेंगे, यही वाला ले लेंगे, तो फिर कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है। बस नाम से रिलेटेड जो आप ले लिए, अब उसी से नाम से रिलेटेड जो स्टेटमेंट रहेगा उसको लेना है, ठीक है, तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पराश्रव्य तरंगों को किस सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो सबसे पहले किसने पराश्रव्य तरंगों को सीटी बजा के उत्पन्न किया था, तो ये करने वाला है गोल्टन। कौन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गोल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोप फ्रांसिस के निधन के बाद किन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया है, तो किसे नया पोप चुना गया है, तो जैसे पोप लियो कितना 14 है ना, 14, पोप लियो 14 को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि वानिकी का अर्थ क्या है, तो कृषि वानिकी का अर्थ क्या, एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करना, है ना, ये कृषि वानिकी कहलाता है। क्या, एक ही भूमि पर कृषि फसल और वृक्ष प्रजाति को रोपित करना, यानी कृषि भी और वन भी। नेक्स्ट क्या है, देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है, तो किसका मिलान सही नहीं है, तो अब इसको देखना है। जैसे घेरे की नीति, ये 1765 से 1813 तक हुआ था, ये बात क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। फिर क्या है, अधीनस्थ पृथकरण की नीति 1813 से 1858 तक चला था, ये भी सही है। अधीनस्थ संघ की नीति जो है, ये कब तक, 1858 से 1947 तक चला था का, ये गलत है। ये कब तक चला था, 1857 से, और ये बात है कब तक, 1935 तक हुआ था, ठीक है, 1935 तक है ना, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बाकी समान संघ की नीति जो 1935 से 47 तक हुआ था। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय का क्या नाम है, जिसकी स्थापना के लिए संसद में विधेयक पारित किया गया है, तो संसद में विधेयक पारित किया गया, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो इसका नाम है क्या, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है, ये सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। क्या, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणकालीन बस्ती नहीं है, तो नौपाषाणकालीन बस्ती इसमें कौन सा नहीं है, तो सराय नाहर या राय, है ना, सराय नाहर राय जो है ये नौपाषाणकालीन बस्ती नहीं है। बाकी लंगनाच, चिरांद और पोचमपल्ली ये सब क्या नौपाषाणकालीन बस्ती है ना। आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 86 में बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फाइकस बेंगालेंसिस होता है, फाइकस बेंगालेंसिस करेक्ट आंसर है। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, पहला आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना ये हुआ था कब, 1876 करेक्ट आंसर है, यहाँ पर 1876 में हुआ था। किनकी लघु कहानी संग्रह हॉट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। तो हॉट लैम्प पुस्तक किसका है, तो बानू मुश्ताक के, और बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया 2025 में, किसे, बानू मुश्ताक को मिला। किस कहानी के लिए, किस पुस्तक के लिए, तो हॉट लैम्प के लिए दिया गया। ये बार आपसे पूछे क्या, हॉट लैम्प क्या किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो दीपा वास्ती ने किया था। किसने, दीपा वास्ती ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्या, गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, तो गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहा जाता है, तो पेरीमेट्रियम कहा जाता है ना, गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है, तो ये चर्चा किया गया 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है मध्य प्रदेश, यहाँ पर करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है। हीरे का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक दलहन की खेती कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघ की संख्या क्या है, मध्य प्रदेश में। ये दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहरता पर फैसला कौन करता है, तो इस पर फैसला कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, दल बदल जो है किस संविधान संशोधन से संबंधित है, किस अनुसूची में और कब ये लागू हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना है 52वां संविधान संशोधन, ये बात है कब, 1985 में, है ना। दल बदल अधिनियम ये लागू हुआ था भारत में, और ये 52वां संविधान संशोधन 1985, और किस अनुसूची में, तो दल बदल 10वीं, दल बदल 10वीं, दल बदल 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है,
सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। मेघालय, ठीक है, आंसर है। गारो खासी जयंतिया ये कहाँ है? तो मेघालय में ही है ना। मेघालय के मासिनराम में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय के मासिनराम में ही होता है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि बोला कौन? तो हो गया मेघालय। लेकिन जनसंख्या निगेटिव कहाँ रहा था मारो? जनसंख्या नकारात्मक चला गया था कहाँ? नागालैंड में। तो निगेटिव नागालैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने वर्षों के लिए हो सकता है? तो 2 वर्ष के लिए हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? इसमें मिलान करना है, तो इसको चलिए मिलाते हैं। क्या सामान्य लवण इसमें कौन सा होगा? फिटकरी होगा, या तो बेरियम क्लोराइड होगा, या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, या तो फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा। तो सामान्य लवण क्या हो जाएगा? ये होगा बेरियम क्लोराइड, है ना। बेरियम क्लोराइड क्या है? सामान्य लवण है ना। 1 का 2 हो गया, ठीक है। 1 का 2 हो गया, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या? अब अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण में हो जाएगा कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। अम्लीय लवण हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ये क्या हो गया? बी का 3 हुआ, है ना। उसके बाद क्षारीय लवण, क्षारीय लवण में क्या हो जाएगा? सी का आपका है 4, है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और द्विक लवण में हो जाएगा 1, है ना। यहाँ पर फिटकरी, द्विक लवण में क्या हो गया? फिटकरी, यानी कि एलम, है ना। इस तरह से आंसर क्या हो गया? यहाँ पर 2 3 4 1 करेक्ट आंसर है। 2 3 4 1 ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 3 4 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर और बात करेंगे क्या? जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है फिटकरी का सूत्र क्या होगा, मानो फिटकरी का सूत्र अगर पूछ लिया जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है फिटकरी का, लिख लीजिएगा KAl और SO4, है ना। फिटकरी का फॉर्मूला पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। KAlSO4 का होल 2 और 12H2, यानी कि 12H2O होता है, ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा? तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? BaCl2 हो जाएगा बेरियम क्लोराइड का। सोडियम बाइकार्बोनेट का मालूम है आपको क्या? NaH और CO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा Fe और OH का होल 3 होता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 96 में क्या? किस स्थान पर DRDO ने नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? ये सब कतई जर प्रश्न है, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागिया लंका, है ना। नागिया लंका करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अब रही बात क्या, नागिया लंका है कहाँ? अगर ये पूछ दिया जाए कि डीआरडीओ ने एक नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला नागिया लंका में रखा गया है, वो किस राज्य में है? तो नागिया लंका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही महत्वपूर्ण चीज़ें क्या? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से के सतीश धवन क्षेत्र से कई मिसाइल या तो कई आपका जो उपग्रह है लॉन्च किया जाता है, जैसे कि चंद्रयान 1 2 3, ये सब कहाँ से लॉन्च हुआ? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ है। मंगलयान प्रथम जो है वो भी लॉन्च हुआ था कहाँ? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये सब याद रखना है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म मालूम है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका क्या होता है? मतलब कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हो गया। इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ यानी कि दिल्ली, ठीक है। इसका मुख्यालय हो गया दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। 1958 जब भी आए दिमाग में तुरंत लाना क्या? नासा। नासा की स्थापना भी कब हुआ था? जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका स्थापना भी 1958 में हुआ था, जब अपना डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। डीआरडीओ का वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? समीर बी कामत है, याद रखना है, समीर बी कामत है, ठीक है। ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो ये मंत्री के व्यवहार की निंदा करना, मंत्री के व्यवहार की निंदा करना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये है कौन सा? भारत, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो गया? भारत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है? जल एक यौगिक है, क्यों? क्योंकि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं ना, H2O, है ना, ये 2 भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरोध में अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया था? 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया था? 50,000 का इनाम घोषित था, तो ये है
आपका अयोध्या। करेक्ट आंसर क्या है? अयोध्या यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये है सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सा? सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। ठीक है, ये सब याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा 100 प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिए। तो आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग का कितना मार्क्स आया था इस टेस्ट में, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और सभी टेस्ट आपको करवा देंगे। ठीक है, आपसे ये रेगुलर चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं आप लोग से, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में भी आएगा, तो ये काम आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल 2025 का विजेता कौन है? ठीक है, बताना क्या? ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल 2025 का विजेता कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।